तो इसको आखिरी में देखें अपन इसके वैश्वीकरण के क्वेश्चंस को। तो इसमें एक बहुराष्ट्रीय कंपनी पे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि वैश्वीकरण के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां जिनका दो से अधिक कंपनियों में जो है वो व्यापार होता है, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अ, उसके बाद जो है वो न्याय संगत वैश्वीकरण की मांग उठती है। हाँ चलो क्वेश्चन पर जाते हैं इस बहस के। वैश्वीकरण से क्या समझते हो? तो वैश्वीकरण के कारण से अगर समझाने की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो वैश्वीकरण के कारण से बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक दूसरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर पाती हैं। और एक प्रकार का वैश्वीकरण एक बड़ी मंडी है जिसमें सभी देश जो है वो आ गए हैं। तो उपभोक्ता को बड़ा फायदा होता है, इससे उसको सस्ती और अच्छी चीजें मिल जाती हैं, है ना। वैश्वीकरण ये है। उसके बाद यदि मैं बात करूं आपसे, श्रम कानून में लचीलापन कैसे कंपनियों को मदद करता है। अच्छा, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार विदेश में अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधों को सरकार को क्यों हटाना हटाना चाहती थी? अरे बंदी हो जा भाई। तो भारत सरकार ने इसलिए लगाए थे क्योंकि देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम देश को ज़रूरत थी कि भारत में नई उद्योग लगे, भारत के लोग अच्छे से काम कर सकें, भारत का उद्योग आगे बढ़े, इसलिए व्यापार उद्योग लगाए थे। अब 1990 के दशक में महामंदी के मतलब मंदी आ जाने के कारण से, भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो जाने के कारण से भारत को ऐसा लगा कि अब हमें अपना बाजार जो है वो दूसरी दुनिया के लिए खोल देना चाहिए। इसलिए ये व्यापार अवरोधक हटाए गए थे। इस प्रोसेस को उदारीकरण की प्रोसेस कहते हैं। श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? श्रम कानूनों में लचीलापन जैसे आप 2 नंबर में आना है तो केवल इतना लिख सकते हो आप कि कई कंपनियां जो है वो मौसम पे काम करती हैं। उदाहरण के लिए कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों का सबसे ज्यादा काम जो है वो गर्मियों के दिन में चलता है। अब जो ठंड के दिन होते हैं वहां उनको उतने मजदूरों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन श्रम कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि नियोक्ता को जो मजदूर होते हैं उनको रेगुलर रखना ही पड़ेगा, लगातार रखना ही पड़ेगा। अगर इन कानूनों में लचीलापन आ जाता है तो जो कंपनियां होंगी उनको मुनाफा मिलेगा और उसके कारण से जो है वो प्रगति करेंगी। दूसरे देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? वो क्या करती हैं, वो लोग जो है वो जैसे उदाहरण के लिए फुटबॉल, जहाँ से कच्चा माल सस्ता मिलता है ना वहां से फुटबॉल खरीद लेती हैं। जहाँ से जो उनको अलग अलग तो प्रोसेस में बांटती हैं, कच्चा माल बनाने की प्रोसेस अलग है, उसको पैक करने की प्रोसेस अलग है। जैसे आईफोन के बारे में, कच्चा माल चीन से आता है, मजदूर कहाँ सस्ता है वहाँ मैन्युफैक्चर किया जाएगा, फिर बेचा दुनिया भर में जाता है। उनको जहाँ जो चीज़ सस्ती मिलती है, कॉल सेंटर इंडिया में स्थापित कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बोलने वाले लोग अच्छे हैं, इंग्लिश बोलने वाले, टेक्निकल हैं वो लोग। तो जिनको जहाँ से जो सस्ता मिलता है वो लेती हैं और उसके कारण से ही उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, वैश्वीकरण से मैंने बताया उपभोक्ता को फायदा हुआ है, रहन सहन सुधरा है, जीवन स्तर में सुधार आया है, चीजें सस्ती हुई हैं। लेकिन कृषि पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि बाहर के किसान जो है वो सस्ती पैदावार करके जो है हमारे किसानों को पिछड़ा कर देते हैं। दूसरा जो है वो लघु उद्योगों पे काम, बड़े कंपनियों के सामने छोटे उद्योग जो है वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए वैश्वीकरण का प्रभाव समान नहीं है। उसके बाद यदि हम बात करें, नहीं इसमें व्यापार और निवेश नीतियों को उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाता है? तो निवेश नीतियों का उदारीकरण मतलब कि व्यापार अवरोधक हटा देना। उसके कारण से विदेशी व्यापार आसानी से, विदेशी कंपनियां जो है वो किसी देश में आकर निवेश कर सकती हैं। इसी कारण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं। सही जोड़ी है ये, सही विकल्प है। बस इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन है नहीं। तो यकीन करो इसमें क्वेश्चन बेसिक ही आएगा, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, श्रम कानून में अभ्यास से आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे बेटा। बाहर से आएंगे अगर क्वेश्चन तो वो ऐसे आएंगे आपको मन से ही लिखना पड़ेगा, अब वो 1-2 चैप्टर में से आने ही है, वो तो तय है ना। तो इसमें से आ जाएगा, आपको बन जाएगा, बेफिक्र रहो और मन से लिखने के लिए तैयार रहो।
यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि कैसे वैश्वीकरण ने छोटे उत्पादों को कम किया है, लघु उद्योगों को कैसे नुकसान पहुंचाया है। थोड़ा सा तो मन से लिखना पड़ेगा। अब आखिरी पोर्शन पे आ रहे हैं, हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री में अपना जो पहला चैप्टर है, हाँ, इन बच्चों को हिस्ट्री में डाउट है? तुम बोलोगे तो है नहीं कोई? एक पहले से कम हुआ। अब जिनको डाउट है बस वही रुके, जिनको डाउट नहीं है वो लीव कर दें, है ना। हिस्ट्री में अगर डाउट है तो, अगर हिस्ट्री में नहीं है तो अगर बीच में से कोई सा डाउट है तो वो पूछ लो। वो बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं हिस्ट्री पे आ रहा हूँ अब। हिस्ट्री बाकी है। मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं है डाउट। चलो, कोई ना, हिस्ट्री पे आ जाते हैं वापस। भारत में राष्ट्रवाद से 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अभ्यास के क्वेश्चंस पे, है ना। सबसे ज्यादा आने के चांसेस इनके ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा पहला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट। रॉलेट एक्ट का विरोध क्या रखा था लोगों ने, क्यों किया था? रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो कि भारतीय क्रांतिकारियों को अंग्रेजों को ये अधिकार देता था कि वो भारतीय क्रांतिकारियों को जो है वो जेल में डाल सकते थे और बिना जज के सामने पेश किए हुए उनको जेल में बंद रखा जा सकता था, है ना। इसलिए इसको जो है रॉलेट एक्ट यही था, और इसलिए भारतीय क्रांतिकारियों ने इसका विरोध भी किया। कब किया गया था? 1919 का ही विरोध है, 1919 में ही आया था ये। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया था? अगला क्वेश्चन है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला, इस असहयोग आंदोलन में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ जो है वो अनियंत्रित हो गई, और उन्होंने एक पुलिस थाने को घेर कर उसमें आग लगा दी, जिसमें जो है वो कई पुलिस वाले जो है वो जलकर मर गए जिंदा। और गांधी जी को जब इस इंसिडेंट के बारे में पता चला, घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वहीं खत्म कर दिया। 1921 में शुरू हुआ था असहयोग असहयोग और खिलाफत आंदोलन। तो दिसंबर 1920 में अधिनियम में पारित हुआ था कि चालू होना है, कंफ्यूज नहीं होना। बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। 1921 में जो है वो असहयोग आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ था और 1922 में बंद कर दिया गया था। कई बुक में आपको 1920 मिल जाएगा, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है, गाइड पे मत जाना। बुक का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो असहयोग आंदोलन था वो 1921 में शुरू हुआ था। असहयोग और जो असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो है वो 1921 में शुरू हुआ था। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। यहीं पर टाइमलाइन भी दी हुई है इस चैप्टर में, साफ साफ लिखा हुआ है। ये जनवरी 1921 असहयोग और खिलाफत आंदोलन, है ना। दोनों जगह पर लिखा हुआ। तो सबसे पहले तो आप हाँ, आखिरी वाले क्वेश्चन कर रहे थे अपन। हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड बाग क्या था? आपको पता होगा, वैसाखी वाले दिन झंडा उड़ाया रहा था। रॉलेट एक्ट का ही विरोध करने के लिए जम्मू जम्मू इकट्ठे, मतलब समूह इकट्ठा हुआ था। धड़ाधड़ गोलियां मारी और सत्यानाश कर दिया। साइमन कमीशन क्या था? एक ऐसा ग्रुप था जो भारत की स्टडी करने के लिए आया था। उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए उसका विरोध था। लाला लाजपत राय जो है इसमें शहीद हो गए थे। थोड़ा सा तेज हो जाता हूँ। भारत माता की छवि और जर्मनी की छवि में तुलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर याद नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि टीचर सबसे पहले आखिरी में जो क्वेश्चन रहते हैं उन्हीं को सबसे पहले लेता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है इनमें से आ जाना चाहिए क्वेश्चन। अगर नहीं आता है तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले समूहों की सूची बनाई। तो शहरी वर्ग ने कैसे असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जो छात्र वगैरह थे उन्होंने कैसे कैसे काम किया। उसके बाद जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में कैसे काम किया गया, ग्रामीण क्षेत्र में आंदोलन में कैसे भाग लिया, आदिवासियों ने कैसे भाग लिया था।
और एक और आता है जो बागानों में किस प्रकार से लोगों ने भाग लिया। तीनों के बारे में आपको अच्छा लंबा चौड़ा लेख लिखना पड़ेगा, है ना। अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो आपको शॉर्ट में समझाने लायक है नहीं वो, मेरे ख्याल से याद होगा सभी को ये वाला क्वेश्चन। मैंने बताया है इसके बारे में आपको। उसके बाद जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसका वर्णन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसका वर्णन कीजिए। तो सविनय सिविल डिसोबियंस 1929 में शुरू हुई थी इसकी पृष्ठभूमि, और दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ। तो दांडी मार्च के बारे में आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन में लिखना पड़ेगा, और फिर कैसे कैसे आगे बढ़ा वो। फिर गांधी जी ने जो है वो मतलब बंद भी किया आंदोलन। तो एक बार वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, एक बार वो भी देखेंगे आप, है ना। गाइड में मिल जाएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको परीक्षा अध्ययन में जो है वो दिया हुआ होगा। बेफिक्र रहिए, उसी में से आप अगर याद ना हो तो बता दो अभी, मैं उसको मेरे को अभी कैसे बताऊंगा फोटो। ये बात लेकिन तुम्हारी गलती है, अगर तुमको याद नहीं है तो तुम, मैंने बोला है तुमको, अगर कोई क्वेश्चन याद नहीं हो तो भेजो भेजो, मुझे तो किसी ने नहीं अगर भेजा होता तो मैं आपको आज करवा भी देता उसको, है ना। तो इसका मतलब तो यही है कि आपको याद हो रहा होगा, मैं तो यही समझूंगा, है ना। तो इसमें आप ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन के कौन कौन से भागों ने भाग लिया था। ये शहरों में आंदोलन कैसे हुआ, स्कूल कॉलेज छोड़ दिए विद्यार्थियों ने, हेडमास्टर इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने मुकदमा लड़ने बंद कर दिए, प्रांतीय चुनावों का बहिष्कार किया गया, वगैरह वगैरह, इतने सारी चीजें हुई। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, पिकेटिंग किसे कहते हैं 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। फिर उसके बाद जो ग्रामीण में कैसे आंदोलन हुआ, तो ग्रामों में एक तो बरदौली, बारदौली सत्याग्रह के बारे में लिख सकते हो ग्रामीण में आंदोलन में। और साथ ही साथ यूपी में जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भी जो है वो लोगों को इकट्ठा किया, और बहुत बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, है ना। लेकिन इन लोग जो है वो महात्मा गांधी के नाम से मतलब अपनी अपनी इच्छाएं इच्छाएं पूरी कर रहे थे। आदिवासियों का अपना ही मकसद था, उसमें अल्लाह रे राजू की जो है वो कहानी आती है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। अल्लाह दिलचस्प व्यक्ति था, गांधी जी का विरोधी था, लेकिन देश को स्वतंत्र करवाना चाहता था। बोलता था कि मैं को जो कोई कोई भी गोली मार नहीं सकती, लेकिन अंग्रेजों ने फांसी दे दी। तो बागानों में स्वराज, बागानों में जो है वो इनके साथ मजदूरों के साथ बहुत बुरा हुआ था। इनको लगा कि हमको आज़ादी मिल जाएगी तो खुद की जमीन दिलवा देंगे गांधी जी हमको, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये निकल गए अपने बागानों को छोड़कर, अंग्रेजों के बागानों को छोड़कर। रास्ते में गए तो अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तो क्यों, क्योंकि ट्रेनें वगैरह बंद हो गई थी, सब हड़ताल थी तो सब बंद था। तो बेचारे जहाँ निकल लिए थे जहाँ के लिए, वहां पहुंच ही नहीं पाए, पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो डंडे और लगाए, है ना। तो बगानों के मजदूरों के साथ ये भेदभाव हुआ बेचारों के साथ। तो ये अलग अलग क्षेत्र में असहयोग आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो दांडी मार्च से शुरू होता है। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन क्या था बता दिया। दांडी मार्च से शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च के बारे में देखो। और फिर उसके बाद जो है दांडी, इसके बाद सविनय अवज्ञा लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। हम्म, एक टॉपिक तो छोड़ सकते हो। एक टॉपिक है ये वाला, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो पहलू ऐसे आते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और लिखने को भी आ सकता है। संविधान भंग आंदोलन में कमी कहाँ रह गई, तो दो पहलुओं पे कमी रह गई। पहला तो दलित वर्ग एसोसिएशन डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में जो है वो चुनाव लड़ने के लिए राजी था, और अंग्रेजों की बात मान रहा था कि वो चुनाव लड़ेगा। और कांग्रेस बोल रही थी, गांधी जी बोल रहे थे कि चुनाव कोई नहीं लड़ेगा भारतीय, तभी अंग्रेजों पर प्रेशर आएगा और वो देश छोड़ने के लिए तैयार होंगे। तो दलित माने नहीं स्टार्ट में, और जब तक माने तब तक बहुत देर हो गई थी। अंबेडकर ने 1930 में वर्ग एसोसिएशन की दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करी थी, और माने नहीं वो चुनाव लड़ने के लिए। और बाद में जो है 1932 में माने, जब पूना पैक्ट पे साइन हुए दोनों के बीच। तो एक तो कमी ये रह गई कि दलितों ने साथ नहीं दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन में, किसका, महात्मा गांधी का। और दूसरी कमी रह गई मुस्लिम लीग की। मुस्लिमों ने जो है वो अपना एक आंदोलन छेड़ रखा था, मौलाना की क्या नाम था, मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर। और उसने जो है वो गांधी जी का साथ नहीं दिया, मतलब मुस्लिमों ने जो है वो गांधी जी का साथ नहीं दिया सविनय अवज्ञा में। पूरे मुस्लिमों ने नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग के मुस्लिमों ने, जो मुस्लिम लीग को फॉलो करते थे, उन्होंने साथ नहीं दिया।
और उसके कारण से ये दो मसले ऐसे रहे जिसके कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन कहीं ना कहीं सीमित रह गया, अपने उद्देश्यों में पूरा नहीं हो पाया, है ना। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्वेश्चन था, पता होना चाहिए आपको। 303 पे आए, मतलब तीसरा चैप्टर, वो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। एक क्वेश्चन आना 2 नंबर का, लेकिन इतना बड़ा चैप्टर है। कितने पेज का चैप्टर है? 28 पेज का ही यार, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो इसमें सबसे पहले मैं बोलूंगा आपसे, इसमें सबसे लास्ट में सबसे पहले क्वेश्चन ही देखते हैं ना, में अभ्यास के क्वेश्चन कौन कौन से इम्पोर्टेंट, क्योंकि बीच में तो क्वेश्चन है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। कॉर्न लॉ क्या था? ब्रिटेन सरकार ने बाहर से आने वाले भुट्टे पर रोक, भुट्टा मत लिखना, कॉर्न लिखना है, मक्का लिखना, मक्के पर रोक लगा दी थी। और उन्होंने कई प्रकार के नियम कायदों के तहत वो रोक लगाई थी। लेकिन वहाँ ब्रिटेन में जो है वो मक्का इतनी मात्रा में होता नहीं था कि ब्रिटेन की आपूर्ति पूरी तरह से कर पाए वो। इसलिए वहाँ पर मक्के की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, और मक्का जो है वो पूरा नहीं पड़ रहा था, मतलब कम पड़ रहा था। इसलिए लोगों ने विरोध किया, और अंततः सरकार को जो है वो कॉर्न लॉ वापस लेना पड़ा, है ना, पता है आपको। अफ्रीका में रिंडा पेस्ट का आना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अफ्रीका में रिंडा पेस्ट का आना, रिंडा पेस्ट एक बीमारी थी जो एशियन घोड़ों के साथ पहुंची थी दक्षिण अफ्रीका में। इसने 90% मवेशियों को खत्म कर दिया था, दक्षिण अफ्रीका के 90%। दक्षिण अफ्रीका के लोग दो ही चीजों पर काम करते थे, खेती और मवेशी। मवेशी मतलब पशुपालन। तो इस बीमारी ने वहां के 90% जानवरों को मार डाला, जिसके कारण से उनको बेरोजगार हो गए वो, उनके पास बहुत हद तक जो है वो परेशान हो गए वो। बहुत बुरी घटना थी। तो अंग्रेज मतलब यूरोपीय जो उपनिवेशवाद थे, वो लोग जो है वो इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका पर कब्जा करने पर कामयाब है। विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। तो इसमें लिखना है आपको विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्ध के बारे में लिखना है कि पहले वाले में कितने लोग मरे, दूसरे वाले में कितने लोग मरे। और इसके कारण से जो लोगों को काम करना चाहिए था, जो लोगों को मेहनत करके विनिर्माण में लगना चाहिए था, उन्होंने युद्ध में अपनी जान खो दी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव, तो मेरे ख्याल से बुनकर वाला इशू इस पे लिख सकते हो आप। बुनकरों की क्या हालत हुई महामंदी के बाद। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को, अब एनर्जी थोड़ी सी सुबह से बोली बोल रहा हूँ, काम ही काम कर रहा हूँ, तो अब एनर्जी थोड़ी सी लो हो गई है, क्योंकि 9 बज चुके हैं ऑलरेडी, क्लास मेरी 9 बजे तक आते आते एग्जॉस्ट कर जाता हूँ। उसके बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी का प्रभाव बता रहा हूँ, अभी ऊपर आ जाएगा, याद नहीं आ रहा ज्यादा कुछ। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थापित करने का फैसला लेना, ये अगर कर सको तो इसको कितने स्टार मार्क करना हो कर लो। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है ना। बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगर एक बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन टीचर बनाएगा तो ब्रेटन वुड्स जरूर देगा। महामंदी आने के बाद दुनिया भर की अर्थव्यवस्था, आंसर है महामंदी आने के बाद, महामंदी और दोनों विश्व युद्ध होने के बाद दुनिया की, विश्व युद्ध मेन मन, मन वो है, महामंदी बीच में आई थी, पहला विश्व युद्ध, फिर महामंदी आई, फिर द्वितीय विश्व युद्ध। तो इन तीनों बड़े बड़े कारण से दुनिया भर के देश हैरान परेशान थे कि अर्थव्यवस्था जो है ठीक नहीं हो रही। तो सभी देशों के प्रमुख जो है वो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में जो है वो मिलते हैं ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान में, और इसको ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन बोला जाता है। और वो लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें जो है वो आर्थिक स्थिरता की तरफ अगर बढ़ना है तो हमें कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और वहीं से ब्रिटेन वुड्स की दो जुड़वा संतानें, दो संस्थाओं का गठन हुआ, जिसको हम एक बोलते हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और दूसरा आईएमएफ का नाम मत भूलना, 1990 में इसी ने मदद करी थी भारत की, है ना। मदद क्या, उसको लोन लोन अपन ने सोना गिरवी रखकर पैसा लिया था, लेकिन फिर भी ठीक है, मदद तो करता है ना। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। एक तो इसकी स्थापना हुई, और दूसरा जो है वो विश्व बैंक की स्थापना हुई। दोनों ही ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें कहे जाते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। अगर सामान्य क्वेश्चन होगा तो ब्रिटेन वुड्स दिखेगा आपको, बिल्कुल दिखेगा। रिंडा पेस्ट भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉर्न लॉ पिछली बार आ चुका है जहां तक मुझे याद है। महामंदी का प्रभाव जो है वो अभी देख ले रहे हैं अपन, अभी क्या देख ही ले रहे हैं।
जहाँ तक मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, क्योंकि महामंदी का प्रभाव जो है वहाँ बुनकरों के साथ भी कुछ हुआ था, और यहाँ पर भी जो है ऐसे ही कुछ आता है। भारत और महामंदी। भाई साहब अगर कुछ हटता है तो बता दिया करो यार, इसमें से कुछ हटा नहीं है क्या? इतिहास में से कुछ नहीं हंसा हटा है? वाह। वाह मोदी जी वाह। भूगोल से हटा है। राजनीति विज्ञान से तो सभी हटा दिया, फालतू में रखा है उसको। इससे उपभोक्ता इतिहास से कुछ नहीं हटाया, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। नागरिकता ज्यादा अच्छी थी। चलो जान दो, अपने ऊपर तो ही नहीं। तो भारत में कैसे कैसे असर पड़ा? गेहूं की कीमतें गिरी। काश्तकार, काश्तकार कौन होते हैं? जो खेती खेती से जुड़े हुए काम करते हैं उनके काश्तकार बोलते हैं। इनको परेशानी हुई। बंगाल के जूट उत्पादन सत्यानाश हो गया। पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब गए। उनको लगा था कि मंदी के बाद अब सुधरेगा सामान, तो उन्होंने और लोन लेकर जो है वो अपना काम शुरू करते रखा, लेकिन वो मंदी खत्म ही नहीं होने का वाले, तो ये लोग जो है और लोन लेकर और सत्यानाश हो गया इनका। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिर जाने से बावजूद शहर में रहने वाले लोगों की हालत ठीक रही, जिनकी आय निश्चित थी। जैसे जमींदार अपनी जमीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था मध्यम वर्गीय। सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ में हुई? ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना? तो यही लिखना पड़ेगा आपको कि महामंदी का क्या असर हुआ। सबसे पहले तो आप उसके अभ्यास के क्वेश्चन करो, उसी में से आएगा सबसे ज्यादा। ये दूसरे नंबर पे आता है। महामंदी, महामंदी पढ़ाया है यार, अब दूसरी बार पढ़ाने की हिम्मत नहीं है। आप तो केवल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वाले क्वेश्चन करो, है ना? ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद टाइम मिले तो एक बार पढ़ लेना बाकी कुछ। अब वो लोग खुद तो हंस रहे हो, हमारी तो हालत। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है ज्यादा टफ नहीं आएगा पेपर। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बेफिक्र रहो। गिरमिटिया मजदूर समझते हो ना? ऐसे मजदूर जो भारत से गए हुए हैं दूसरे देशों में, और वहां पर जो एक, इसमें वो पैराग्राफ आता है उसको याद कर लेना, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। पॉइंट आता है गिरमिटिया। तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे ना उसको गिरमिटिया बोलते थे। कहाँ आता है यार, इसमें आता है कि काय में आता है वो एक ब्रैकेट में लिखा रहता है ना गिरमिटिया मजदूर। इधर ब्रैकेट में लिखा रहता है एक जगह पर। चलो जान दो जहां पर भी हो। गिरमिटिया मजदूर किसको बोलते हैं? ऐसे भारतीय लोग जो कि विदेशों में काम करने के लिए गए थे और उन्हें एक अनुबंध के तहत ले जाया जाता था, उस अनुबंध को गिरमिट कहा जाता था। और बाद में इसी गिरमिट के कारण से इन सभी लोगों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा, है ना? गिरमिटिया मजदूर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पता होना चाहिए। धड़कन ये कहती है। इसके बाद सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग, पता है आपको, है ना? एक क्वेश्चन यहाँ पर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो क्वेश्चन नहीं है टॉपिक है। पढ़ने में बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। बोले इस टॉपिक में बोलता है वो, प्राचीन काल से यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री ज्ञान, अवसर और आध्यात्मिक शांति के लिए जीवन से बचने के, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पे जाते थे। तो ये जो मार्ग थे जहाँ से व्यापारी इधर से उधर गए, व्यापार के साथ साथ ये लोग बहुत सारी चीजें लेके गए, जिसमें थे अपनी यात्राओं में ये तरह तरह की चीजें, पैसे, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां लेकर भी गए। तो जितना भी भूमंडलीय विश्व का बनने में यात्राएं हुई, लोग इधर से उधर गए, व्यापार तो हुआ ही साझा, साथ ही साथ मूल्य भी हुए, रीति रिवाज भी हुए, और तो और खाना भी हुआ, और तो और बीमारी भी हुई। उनके साथ साथ बीमारी भी गई एक दूसरे से। आपने वो एक वो कहानी सुनी थी, अमेरिका में कैसे खोज हुई थी?
अल डोराडो के नाम से एक वो भ्रांति फैल गई थी कि दक्षिण अमेरिका के मेक्सिको शहर में कोई एक ऐसा शहर है जो कि पूरा सोने से भरा हुआ है। उसको अल डोराडो के नाम से जाना गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो भ्रांति थी केवल, है ना। तो उस पर कब्जा करने के लिए यूरोपियों ने वहां पर चेचक फैला दिया था। बिना युद्ध लड़े जो है वहां की अमेरिका की आबादी को मरवा दिया और जो है कब्जा कर लिया उस पर। तो ये तीसरा चैप्टर हो गया। चौथे चैप्टर में 2 नंबर का क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अभ्यास के क्वेश्चन करना है अपन को, है ना। औद्योगिकरण का युग और मुद्रण संस्कृति दुनिया। तो इसमें देख लेते हैं एक बार सबसे लास्ट में जाकर। प्राच्य मतलब एशिया को बोला जाता था। इसमें ये वाले शब्द इंपॉर्टेंट रहते हैं इस वाली बुक में पर्टिकुलरली। जो प्राच्य लिखा है, आदि औद्योगिकरण लिखा हुआ है, ये जरूरी है, पता होना चाहिए। स्टेपलर, फुलर, कार्नेगी आ चुका है पहले। मैं लास्ट के क्वेश्चन पे आ रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेनी महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर हमले क्यों किए? क्योंकि रोजगार छीन रही थी उनका, उन्होंने हमले कर दिए। 7वीं शताब्दी में सौदागरों किसानों कारोबार काम करवाने लगे। तो किसके कारण से? गिल्ड्स के कारण से। गिल्ड्स ताकतवर व्यापारी होते थे जो नए व्यापार को नहीं पनपने देते थे। इसलिए वो लोग जो है सौदागर किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे थे, क्योंकि गिल्ड्स जो है नए व्यापार नहीं पनपने देते थे। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए तक पहुंच गया था। तो टिप्पणी लिखना है। पहले अपना पूरा व्यापार सूरत से ही होता था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो है वो नए बंदरगाह विकसित कर लिए और मुंबई बंदरगाह से ज़्यादा व्यापार होने लगा। इसलिए सूरत बंदरगाह जो 18वीं सदी के अंत तक हाशिए तक पहुंच गया। थोड़े फैक्ट यूज करना पड़ेंगे आपको, कॉपी में मिल जाएगा आंसर। गुमाश्ता कौन होते थे? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। गुमाश्ता भारतीय किस जो बुनकर थे उन पर नजर रखने के लिए अंग्रेजों ने हायर किए थे, उनको जो है नौकरी पर रखा हुआ था। ये क्या करते थे, जो बुनकर थे उनको पेशगी रकम मुहैया करवाते थे। उनको पेशगी मतलब एडवांस दे देते थे। उनको जो है वो निगरानी रखते थे उन पर। और पेशगी रकम के बदले ये सुनिश्चित करते थे कि ये जो बुना हुआ कपड़ा है वो इन्हीं को बेचेंगे। इसलिए गुमाश्तों को जो है अंग्रेजों ने नियुक्त किया था। 2 नंबर में इतना काफी होगा। उसके बाद यदि बात करें अपन, पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताएं। ये भी जरूरी है। औद्योगिकरण से पहले का युग, जब दुनिया जो है वो औद्योगिकरण के लिए तैयार हो रही थी। आदि औद्योगिकरण भी इसे ही बोलते हैं, पूर्व औद्योगिकरण को ही आदि औद्योगिकरण बोलते हैं। और ब्लॉक में आया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर ब्लॉक में लिखा हुआ है। प्राच्य जैसा प्राच्य लिखा है ना, वैसे आदि औद्योगिकरण के बारे में लिखा हुआ है। शायद पढ़ा हो, ये देखो, किसी चीज या पहली प्रारंभिक अवस्था। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्री स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण नाम देते हैं, है ना। यही पूर्व औद्योगिकरण भी कहलाता है। पूर्व औद्योगिकरण को ही आदि औद्योगिकरण बोलते हैं। तो इसमें कोई नया नहीं है ना। उसके बाद यहाँ पर सही फ्लाइंग शटल क्या थी, है ना। भले ही सही गलत में है वो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फ्लाइंग शटल जो है वो हथकरघा कामगारों के लिए। हाँ प्रतीक्षा बोलो। भैया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अब इसमें बीच में से क्वेश्चन बन सकता है कि हम अंग्रेजों ने कैसे लेबल का इस्तेमाल किया। लेबल क्या होता था? तो लेबल जो है वो अपने उत्पादों पे लगाते थे और सामान्यतः इस पे देवी देवताओं की फोटो लगाते थे, ताकि भारतीय व्यापार पर पकड़ बना सके, है ना। ये होता था। चलो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं इसमें। आप जमशेदजी जीजी भोई के बारे में पढ़ लेना, ज़रूरी है ये। और हमारे जो द्वारकानाथ टैगोर है इनके बारे में, केवल तस्वीर के बारे में एक बार पढ़ लेना, मन से लिखना पड़ेगा आपको, पहले भी पढ़ चुके हो आप। जे टाटा के बारे में लिखा हुआ ये तो नहीं है। मजदूर कहाँ से है, यार नहीं है। आखिरी 2 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। और इसमें से मैं जहाँ तक है मेरा गैस, जहाँ तक है इस वाले चैप्टर में सही ही जाएगा। इसमें जो है गुटेनबर्ग प्रेस बहुत ज़रूरी है ना। वो आपको पता होना चाहिए गुटेनबर्ग प्रेस। वर्नाकुलर या देसी गुटेनबर्ग प्रेस क्या थी? पहली बार मेटल मूवेबल मेटल टाइप गुटेनबर्ग ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1449 में, है ना। 1449 में बनाई थी ना।
भाई साहब हो के नहीं हो, नहीं याद है। जब भी बनाई थी गुटेनबर्ग ने सबसे पहले मूवेल मेटा टाइप प्रिंटिंग मशीन बनाई थी। और सबसे पहले किताब उन्होंने छापी थी, बाइबल छापी थी, और वो बहुत फास्ट प्रिंटिंग हो गई थी उसके कारण से। उसके बाद छपी किताब को लेकर एरस्मस के विचार, अलग बंदा था। प्रिंटिंग को अच्छा वर्नाकुलर बेसिक एक्ट जो है वो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। काय पर मीडिया पर कंट्रोल करने के लिए, जो भी पत्र पत्रिकाओं में कुछ भी छाप देते थे ना, उस पर नियंत्रण आने के लिए वर्नाकुलर बेसिक लाया गया था। मुद्रण संस्कृति के लिए महिलाओं के लिए क्या अर्थ था? महिलाएं नॉर्मली घरों में रहती थी, और कई महिलाओं जिनके नाम भी आए हैं, रस सुंदरी देवी जैसी, उन्होंने जो है वो महिलाओं के ऊपर साहित्य लिखे, और महिलाओं के लिए ये बुक जो है वो कॉमिक के रूप में, चैप बुक के रूप में, पेनी बुक्स के नाम से बेची जाती थी, और महिलाओं ने पढ़ा भी। कई सारी महिलाओं ने जो है फिर उसके बाद अपनी लेखन शैली भी सुधारी, लिखने का काम भी किया। गरीब जनता ने कैसे जो है वो काम किया? गरीब जनता ने इसका यूज किया अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों को, लोगों को रूबरू करवाने के लिए। वो लोग जैसे उदाहरण के लिए फ्रांस की क्रांति में गरीबों ने जो है वो प्रिंटिंग का यूज करके जो है क्रांति फैलाने में काम किया था। तो ये वाला भी है। सुधारक आपने पढ़ा उसके बारे में, जो हमारे मार्टिन लूथर किंग थे, लूथर, मार्टिन लूथर के बारे में, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे। कैथोलिक धर्म सुधार में जो भी गलतियां होती थी उसको जो है वो चैलेंज करते थे। उन्होंने जो है उसमें सुधार के लिए बहुत सारे लेख लिखे, और बाद में इनकी बहुत ज्यादा ख्याति भी फैली, लोगों ने उनको पढ़ा भी, है ना। तो ये अच्छा है क्वेश्चन। इसके बाद जो है इसका अगर अंदर की बात करें, ये इंपॉर्टेंट थे, यही आने वाले यही है जहां तक मैं गैस कर पा रहा हूँ। गुटेनबर्ग प्रेस, वर्नाकुलर देसी प्रेस एक, महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, सुधारकों ने क्या प्रभाव पड़ा, इरेस्मस के विचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, है ना। अगर बीच में से फिर बात करूँ, तो बीच में से जो है वो देख लो, मार्टिन लूथर किंग मुद्रण के पक्ष में था, ये भी अच्छा है। वुड ब्लॉक प्रिंट तख्ती की छपाई यूरोप में पारंपरिक, नहीं ये नहीं है, ये वाला है मार्टिन लूथर किंग वाला। बाकी जितने बता दिए बस वही। उसके बाद बीच में मुझे तो नहीं लगता। भारत के कुछ उसके याद रखना ना, कैलाश वासनी देवी ने महिलाओं के नाम, और कुछ राइटर्स के नाम जिन्होंने लिखा। कठिन क्वेश्चन बनेगा तो बोलेंगे भारत में मुद्रण संस्कृति का प्रसार किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले कब लाई गई थी भारत में मुद्रण संस्कृति? यहाँ पर आया था अच्छा, उलेमा कौन होते हैं, ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन है। उलेमा और फतवा पता है, इस्लामी कानून के और शरिया के विद्वान उलेमा कहलाते हैं। फतवा जो है मुफ्ती जारी करते हैं वैधानिक घोषणा, जो कि इस्लामी कानून की होती है ना। अ, भारत में इसने करी थी शुरुआत जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में। चलो यार बस करते हैं अब, फिक्र मत करो। अगर ध्यान से क्लासेस अटेंड करिए ना, पेपर अगर टफ भी आएगा ना, अगर टफेस्ट पेपर भी आ गया, तो अगर ध्यान से तुमने पढ़ा है ना, तुमको पक्के में वो माइंड में क्लिक करेगी। मोबाइल में जब तुम पढ़ रहे थे और कोई सी बात अगर याद है तो माइंड में पक्के में क्लिक करेगी, तुम खाली नहीं छोड़ के आओगे। और वही होता है, जब पेपर टफ आता है तो आपको खाली नहीं छोड़ना है, आपको उसके बारे में जो आता है वो लिखना है ना। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना। और मेहनत करी है अपन ने, पढ़ा है, ऑनलाइन भी पढ़ा है, क्लास में भी पढ़ा है, जितनी मेहनत करी उसके हिसाब से नंबर आएंगे, बेफिक्र रहो, है ना। तो ऑल द बेस्ट सभी को कल के लिए। कल मैं नहीं जाऊँगा आपके साथ में, क्योंकि अब स्कूल में ड्यूटी रहेगी, एग्जाम चल रहा है। तो सभी को ऑल द बेस्ट। अभी किसी को डाउट हो कुछ तो पूछ लो। अब वैसे नहीं होना चाहिए डाउट, क्योंकि अब तो आपका टाइम है रिवाइज करने का। चलो बढ़िया है, आज के लिए इतना ही। और एक बार फिर से सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो, बनेगा, सब कुछ बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव।